कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 सोशियोलॉजी के टोटल 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में, जो उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से देखिए जितने भी सवाल है ये सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलते रहे। देखिए इससे पहले भी सोशियोलॉजी का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और हो सकेगा तो इस वीडियो के बाद आज रात तक आपको सोशियोलॉजी का एक और 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पे चेक करते रहिएगा क्योंकि शायद नोटिफिकेशन यूट्यूब के तो आपको नहीं मिल सकता है, तो आप लोग थोड़ा रेगुलर बने रहिएगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग फिर आप लोग नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से करवा लीजिएगा ताकि उनको भी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। नातेदारी की श्रेणियों की व्याख्या करनी हमें। तो देखिए व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के समान रूप से निकटता तो रख नहीं सकता। कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं या नातेदार होते हैं जो सामाजिक व्यवहार में अत्यंत बहुत ज्यादा निकट होते हैं और उन्हें आत्मीय माना जाता है, जबकि दूसरे ऐसे भी हमारे नातेदार होते हैं जिनमें बहुत कम निकटता रखते हैं। आत्मीय अथवा निकटता के मात्रता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो नातेदारी कुछ कुछ श्रेणियां बांटे हुए। इस प्रकार इनको देखिए कुछ श्रेणी बांटा है, जैसे प्राथमिक नातेदारी जिनमें आमने सामने की प्रत्यक्ष रिश्तेदारी को प्राथमिक नातेदारी कहा जाता है। पिता और पुत्र हो गया, पति पत्नी, इन सबके बीच में जो रिश्ता होता है क्योंकि इसमें परस्पर प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर होता है, तो ये हमारा प्राथमिक हो गया। इसके बाद है देखिए द्वितीयक नातेदारी, जिसमें व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों या स्वजनों के प्राथमिक स्वजन उसके लिए क्या होते हैं, द्वितीयक स्वजन। यानी मान के चलिए कि आपकी पत्नी के कोई रिलेटिव होंगे तो उनसे जो आपका रिलेशन होगा वो द्वितीयक नातेदारी का होगा। जीजा एक द्वितीयक नातेदार होता है, वहीं पर क्योंकि वह बहन प्राथमिक का कह सकते हैं स्वजन होता है। इसी प्रकार चाचा व्यक्ति का क्या द्वितीय रिश्ता क्योंकि वह उसके पिता का प्राथमिक स्वजन है। तृतीय में आगे देखिए प्राथमिक स्वजन एवं द्वितीयक जो नातेदार होते हैं और अथवा कह सकते हैं द्वितीयक नातेदार या प्राथमिक का जो नातेदार होता है ये व्यक्ति का तृतीय नातेदार होता है। जैसे माता की बहन का पति, बहुत लंबा रिलेशन हो गया, ये सब को माना जाता है, मतलब लॉन्ग रिलेशन को माना जाता है, तृतीय नातेदारी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल है बाजार किस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था है, ये हमें बताना है। तो बाजार में विभिन्न पक्षों के लोग या विभिन्न पक्षों को इस संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि बाजार सभी तरह के सरल, जटिल और आधुनिक समाज की विशेषता रहा है। अर्थशास्त्री यहाँ ये मानते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। वहीं दुर्खीम, मैक्स वेबर और उनके अनेक समाजशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सामाजिक मूल्य हो गया, धार्मिक विश्वास और पारिवारिक दशा आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। यह मूल रूप से यह कह सकते हैं यह रूप समाजशास्त्री को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट करता है। इस संबंध में निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार के औचित्य को यहाँ पर समझा जा सकता है। और इसमें देखिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि मनुष्य का जीवन जो होता है बहुत ही सरल और आदिम था, तब भी जीवन यापन करने आर्थिक क्रियाएं करते थे। उस समय भी वस्तुओं की अदला बदली के रूप में हम लोग विनिमय करते थे। हाटों और मेलों के रूप में बाजार का समय और स्थान सुनिश्चित होते थे। उस समय सभी आर्थिक क्रियाओं जनजातियों के समाज, संगठन और मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती थी। और दूसरा पॉइंट लिखेगा कि बाजार व्यवस्था आर्थिक लाभ और प्रतिस्पर्धा के नियम पर आधारित होती है। किसी भी समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो गया, लाभ समाज के नैतिक नियमों से प्रभावित होता है। नैतिक नियमों को छोड़ के आने जाने वाली प्रतिस्पर्धा एक तरह का क्या कह सकते हैं बहन कानून कार्य है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पर कि आज सभी बाजार जो है श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे छोटे छोटे और सरल बाजार बड़े और जटिल बाजार में बदलते जा रहे हैं, श्रम विभाजन प्रक्रिया का भी विस्तार होता जा रहा है। और चौथा पॉइंट लिखना है आपको कि वर्तमान युग में बाजार का रूप जो होता है बैंकिंग प्रणाली, शेयर बाजार तथा बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक क्रियाओं के रूप में देखने को यहाँ मिलता है। इन सभी क्रियाओं पर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और बहुत से दूसरे नियमों के लोग क्या करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला सवाल है भारत में नगरीकरण की देखिए प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, ये हमें बताना है। तो नगरीकरण ने विभिन्न रूपों से क्या किया है, हमारे भारतीय समाज को या भारतीय सामाजिक संरचना को बहुत तरीके से प्रभावित किया है। इसने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो हमारी गतिविधियां उनमें यहाँ बहुत से आमूल परिवर्तन किए हैं। इनके प्रभावों को देखिए इन रूप से समझा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में यहाँ पर परिवर्तन आया। भारतीय सामाजिक जो हमारा समाज है संरचना का महत्वपूर्ण एवं सशक्त आधार जो है वो जाति व्यवस्था भी रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को जन्म से ही देखिए उसका कर्म, हैसियत तथा पद जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। नगरों की जीवन शैली जाति व्यवस्था के यहाँ प्रतिकूल है। अगला पॉइंट लिखना है आपको कि परिवार व्यवस्था में देखिए परिवर्तन जो है नगरीकरण ने क्या किया है, भारतीय परिवार को यहाँ प्रभावित किया है।
भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। इसका आधार विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ रहना हो चुका है, एक साथ खाते थे, इसलिए यहाँ पर एक इसके से बहुत से एक बड़ा घर रहता है, ज्वाइंट फैमिली हम लोग कहते हैं। संपत्ति का संयुक्त होना हो गया, संस्कारों में एक साथ भाग लेना, ये सब कुछ प्रचलन थे। फिर हमारे पास है ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। नगरीकरण ने ग्रामीण सुविधा को प्रभावित किया है। नगरों में नागरिक जीवन की सुविधाएं, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर तथा चिकित्सा की व्यवस्था आदि उपलब्ध है। इन सुविधाओं ने ग्रामीण को अपनी ओर क्या किया है, आकर्षित किया है। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करें। ये चौथा क्वेश्चन हमारा, सॉरी, क्या अंतर होता है। देखिए, ग्रामीण समुदाय और एक नगरीय समुदाय में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखेगा आपसे बच्चों के लिए कि व्यवसाय, पहला तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में व्यवसाय संबंधी अंतर यहाँ बतलाए गए हैं। ग्रामीण समुदाय मूल रूप से क्या होता है, कृषक समाज है। इसके अधिकांश लोग देखिए कृषि पर निर्भर होता है, जबकि बाजार जो है समुदाय वर्ग व्यापार और उद्योग का केंद्र होता है। नगरों में हमेशा बड़े बड़े उद्योग, कंधे पर बच्चों धंधे और व्यापार प्रतिष्ठानों की यहाँ पर स्थापना होती है। फिर अगला हमारे पास पर्यावरण, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या होता है, पर्यावरण संबंधी भेद है। ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण के निकट, इनका प्रकृति से सीधा संपर्क है, जबकि नगरीय समुदाय में अप्राकृतिक पर्यावरण के घटक है या फिर निकट है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको कि समुदाय का जो आकार है, ग्रामीण और नगरीय समाज में आकार संबंधी भेद होता है। ग्रामीण जो समुदाय आकार की दृष्टि से छोटा होता है, जबकि जो नगरीय समुदाय रहेगा वो बड़ा होगा। नगर में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि की सुविधा होती है। जनसंख्या का घनत्व तो ग्रामीण और नगरीय समाज में, तो जनसंख्या घनत्व संबंधी भेद है। यहाँ पर ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होगा। नगरीकरण में औद्योगिकरण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस प्रति वर्ग मील किलोमीटर में कह सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या उतना ही ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बीच अंतर आपको पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। अगला सवाल है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जनजातीय समाज की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, तो जनजातियों की विशेषता प्रकृति को इस विशेषताओं का आधार पर देखिए समझा जा सकता है। पहला है क्षेत्रीय समूह। जनजातियों का ऐसा क्षेत्रीय समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर क्या करता है, निवास करता है। कुछ जनजातियां आजीविका उपार्जित करने के लिए स्थान भी परिवर्तन करती है, लेकिन इसके बाद भी वे किसी न किसी निश्चित रूप में ही जीवन यहाँ पर क्या करते हैं, व्यतीत करने लगते हैं। फिर समान भाषा हो गया हमारे पास। एक जनजाति के सभी सदस्य जो है वो समान भाषा बोलते हैं। भाषा की यही समानता देखिए उनकी समानता की चेतना उत्पन्न करती है तथा इसी के द्वारा वे अपनी संस्कृति विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या करते हैं, हस्तांतरित होती रहती है। फिर बड़ा आकार, बड़े कह सकते हैं अनेक क्षेत्रीय समूहों की तुलना में जो जनजाति होते हैं एक बड़े आकार का मानव समूह है। एक एक जनजाति के सदस्यों की संख्या लगभग लाखों में होती है। कुछ जनजाति ऐसे भी जिनकी संख्या 30 लाख या उससे भी अधिक पाई गई है। फिर अंतर्विवाही समूह, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनजाति में सदस्यों को केवल अपनी जाति के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित करना अनिवार्य होता है। इससे जनजाति के बाहरी समूह में क्या होता है, बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 VVI सवाल है। देखिए, पूछा जाता है कि संप्रदायवाद के संकट को हमें स्पष्ट करना है। तो सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की वह भावना है या उम्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्म अथवा धार्मिक जो भी संप्रदाय के प्रति घृणा करते हैं या विरोध का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये तो पहले हो गया संप्रदायवाद क्या होता है। क्या इसके देखिए 2 रूप में देख सकते हैं। पहला है हमारे पास सांप्रदायिक संगठन। हमारे देश के आरंभ में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में 2 ऐसे सांप्रदायिक संगठन थे जो हिंदू और मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों में भी ऐसे संगठन की संख्या बढ़ गई थी। ये संगठन अपने धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को संगठित करते हैं, अनेक धर्मों और संप्रदाय के प्रति घृणा और विद्वेष का कह सकते प्रचार करते हैं तथा अपने हितों को साधते हैं। फिर अगला हमारे पास धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक प्रतिनिधियों ने अपने निजी स्वार्थ होते हैं जिसे साधने के लिए वे समाज में हिंसा और विद्वेष फैलाते हैं। समाज में धार्मिक हमारी जो कट्टरता है में वृद्धि के कारण अंदर ही अंदर क्या होता है, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव यहाँ बढ़ता जा रहा है। और अगला पॉइंट अगर लिखना चाहे तो सांस्कृतिक हमारे पास क्या है, भिन्नताएं हैं। फिर अगला हमारे पास पॉइंट दिखना चाहे तो दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता है। तो यहाँ पर बोला ही गया है कि भारत में देखिए बोल दिया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिखों तथा ईसाई तथा पारसियों के रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत ही अलग है। उनके उत्सव और व्यवहार मनाने के ढंग ये भी अलग है। कुछ ऐसा प्रयास नहीं है कि नियोजित रूप से सभी समूह को सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे के निकट लाया जाए। इसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक जो समुदाय है तथा संप्रदाय के बीच कह सकते हैं नान खटाई बनी रहती है या फिर खाई घटने के स्थान पर ज्यों के त्यों बनी हुई है।
दोषपूर्ण जो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्रियान्वयन में कुछ ऐसे दोष हैं जिन्हें यहाँ सांप्रदायिक तनाव के प्रोत्साहन मिला है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों की अलग अलग यहाँ पर सामाजिक कानून है। उसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूह न केवल सामाजिक दूरी बनी रहती है, बल्कि सभी धार्मिक समूह को यह प्रयत्न रहता है कि वे धर्म के आधार पर क्या कर सके, अधिक से अधिक संगठित होकर अपने लिए एक पृथक समाज व्यवस्था की मांग कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। अगला सवाल देखिए पूछा जाता है मैकाइबर के बारे में। मैकाइबर एवं पेज द्वारा दी गई परिवार की विशेषताओं की चर्चा करें। तो मैकाइबर और पेज ने देखिए परिवार की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर स्पष्ट किया है। पहला है सार्वभौमिकता, ठीक है, मतलब सभी संस्थाओं और समितियों का परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है। यह सभी आदिम और सभ्य समाजों में पाया जाता है। परिवार की सार्वभौमिकता का कारण यह है कि यह व्यक्ति की उन जरूरतों को पूरा करता है जिन्हें किसी भी दूसरे समूह द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट हमारे पास देखिए भावनात्मक आधार परिवार का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं लक्षण है। सभी सदस्यों द्वारा मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के हित में अपना अपना हित देखना विशेषताएं हैं जिनके कारण सभी सदस्य एक दूसरे से मानसिक रूप से बंधे हुए रहते हैं। परिवार में पालन पोषण व्यवस्था हो गया, त्याग हो गया, सहानुभूति आदि ये सब चीज इंक्लूड होते हैं। फिर है हमारे पास रचनात्मक प्रभाव। तो परिवार में देखिए सभी सदस्य अपने व्यवहारों के द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यही रचनात्मक कार्य सदस्यों को क्या करते हैं, समाजीकरण करते हैं और उनके व्यवहार नियंत्रित करते हैं और कह सकते हैं आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। फिर देखिए छोटा आकार। फिर हमारे पास क्या अगला पॉइंट कि परिवार के सदस्य जो होते हैं केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्हें उन्हें जन्म लिया अथवा विवाह संबंध स्थापित किए गए। अपनी सीमित आकार कारण ही परिवार की प्रकृति हमेशा क्या होती है, कल्याणकारी होती है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास परंपराओं की प्रधानता। परिवार एक ऐसा समूह है जो अनेक सांस्कृतिक और परंपरागत नियमों पर क्या आधारित होता है। परंपराएं तथा और सामाजिक नियम ही वंश, नाम, उत्तराधिकार तथा धार्मिक विधि विधानों की प्रकृति को यहाँ पर बतलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका बताना है आपको, क्या रोल प्ले करता है हमारे पास जनसंचार, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन, जब हम लोग कुछ विशेष साधनों के द्वारा एक बड़े समूह या समुदाय के लोगों तक कोई विशेष सूचना हम लोग पहुंचाना चाहते हैं तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंचार। यदि हम एक बंद कमरे में किसी एक या दो व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो और यहाँ नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, तो इस दशा में 2 या 3 एक दूसरे के विचारों को संचार करते हैं। ऐसा संचार व्यक्तिगत स्तर का होता है, इसलिए इन्हें जनसंचार नहीं कहा सकता। लेकिन दूसरे जब टेलीविजन पे देखिए कोई कार्यक्रम के द्वारा बताया जाता है तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंचार के नाम से आना, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच पाता है। सामाजिक परिवर्तन में देखिए जनसंचार की भूमिका जो है वो बहुत प्रकार से है। तो यहाँ पर कुछ भूमिका बताई गई है कि भारतीय समाज का विकास तभी संभव है जब यहाँ पर सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और विभेदों को कम से कम किया जा सके। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का लेख कह सकते हैं एक ऐसी तर्क बुद्धि है विकसित होते हैं जिसमें मानवतावाद का अधिक महत्व होता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि सामंतवादी तरीके किस तरह हमारी प्रगति में बाधक होते हैं। फिर किसी समाज में जब जब तरह की सामाजिक समस्या बढ़ने लगती है तो उनसे दूर करने के लिए जनसंचार के माध्यमों का इस्तेमाल होता है। भारतीय समाज में देखिए वर्तमान के बाद तरह तरह की कह सकते हैं विवाहित कुरीतियां, स्त्रियों के जो शोषण हो गया, दलित जातियों के साथ असमानताकारी व्यवहार हो गया, अंधविश्वासवासियों और पारिवारिक विघटन से संबंधित बहुत सी समस्याएं होती है जो जनसंचार के माध्यम से यहाँ पर देखिए लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, इनके दुष्परिणाम क्या है उनसे अवगत कराया जाता है। इसी के फलस्वरूप देखिए लोगों की मनोवृत्तियों में इस तरह परिवर्तन होने लगा जिसने उसने सभी सीमा तक इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कर दिया, संभव हो सका। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है 8 नंबर। अगला सवाल देखिए हमारे पास 9 है। देखिए यहाँ पर कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए सामान्य तौर पर बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। रोजगार की इसी समस्या को देखिए विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाई जाती है। इसके देखिए कुछ प्रकार बांटे गए, आपको मालूम होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। विकासशील देशों में देखिए किस प्रकार बेरोजगारी पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी मतलब ये होता है कि किसी खास मौसम देखिए उसे काम मिलता है, उसके बाद वो घर में बैठा हुआ रहता है, तो ये बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। फिर प्रच्छन्न मतलब ये होता है कि देखिए जब अधिक से अधिक लोग काम करें, जैसे समझ सकते हैं इस बेरोजगारी में कुछ लोगों की यदि इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादकता पर, मान लीजिए कोई काम है जिसमें मान के चलिए 5 आदमी काम है, 6 आदमी लगा हुआ है, एक हटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसी हम लोग इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और हमारे पास ये संरचनात्मक मतलब यह बेरोजगारी तब होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। यह बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। और यहाँ पर 2 प्रकार का बांटा गया। देखिए विकसित देशों में 2 प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी, जिस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण होती है। वहीं पर होता है घर्षण जनित बेरोजगारी। यदि व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि को वर्ष जनित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं विशेषताओं का यहाँ वर्णन करना है। तो धर्मनिरपेक्षता सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य लोगों के व्यवहारों पर परंपरागत धार्मिक विशेषताओं का विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। किसी समाज में जब हम धर्मनिरपेक्ष की परिवर्तन प्रक्रिया को परिवर्तन पूर्ण लगता है तब मानवीय व्यवहारों की विवेचना धार्मिक विश्वासों की जगह तर्क और व्यापारिक दृष्टिकोण में जाने लगती है। धर्मनिरपेक्षता का यह जो अर्थ है राजनीतिक है और दूसरा जो अर्थ है वो समाजशास्त्री है। राजनीतिक आधार पर निरपेक्षता का अर्थ है, यहाँ पर राजनीतिक आधार बताया गया तटस्थता या समानता, वहीं पर समाजशास्त्री आधार पर श्री नवाज ने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है जिसके द्वारा परंपरागत धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की जगह आधुनिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी हमारे धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के प्रति समानता का भाव करने में समझाया जाता है। और इसकी कुछ देखिए विशेषताएं भी है कि इसके अंतर्गत सभी धर्मों के कह सकते भी जो होती है वो समानता पैदा होती है। राज्य के किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता है। कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता। राज्य सरकार को धर्म से अलग करके रखना होगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के पालन तथा प्रचार प्रसार की आजादी होती है। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, विविधता में एकता भारतीय समाज की किस पर विशेषता है। तो एक कथन है, इसको पता है आपको। तो भारत एक सर्वाधिक क्या है महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। यह विविधतापूर्ण एकता और जब भारतीय समाज ही पहचान बन चुकी है, संस्कृति और सामाजिक यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं मानक हो गए, मूल्य हो गए, ये सब बताते हैं हमें। अब इसको देखिए कुछ भागों में बांटा गया। जैसे भौगोलिक एकता कारण भारत एक विशाल देश जरूर है, इसकी भौगोलिक स्थिति में भारी विविधता और अनेकता पाई जाती है, कहीं गर्म कहीं ठंडा, कुछ हर जगह का देखिए कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है। वहीं भाषीय एकता बोला जाए तो भारतीय समाज का भी निम्न देखिए अनेकता में एकता है। संस्कृत और हिंदी संस्कृति की छाया में रखकर विभिन्न भाषा और विभिन्न जाति बोलने वाला ये देश रह गया है। फिर धार्मिक यहाँ देखते एकता पाई जाती है, सामाजिक एकता है, कला की यहाँ पर एकता देखी गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है बच्चों, 11 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कि सांप्रदायिकता की अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करना है हमें। ठीक है, तो सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना जा सकता है। बताता हूं कि सामाजिक धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है जिनके स्वयं एक दूसरे से ना ही कभी कभी एक पारस्परिक विरोध भी करता है। यह आरोप झूठा लगाने से लेकर जान से मारने तक का बेबस रूप धारण कर सकता है। सांप्रदायिकता की देखिए कुछ विशेषताएं कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा दृष्टिकोण है। यह बताता है कि समाज धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है। यह न केवल हिंदुओं मुसलमान एवं सिखों में बटा हुआ है बल्कि हिंदू में अनेक पंच एवं समुदाय में बटा हुआ है। वहीं पर सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म एवं संप्रदाय के प्रति क्या अंधभक्त है जो दूसरे धर्म एवं संप्रदायों के प्रति उपेक्षा घृणा निंदा वैमनस्य एवं क्या कह सकते हैं विरोध एवं हिंसा के भाव रखते हैं। इसी प्रकार विरोध एवं घृणा की जो देन है लाख प्रयास करने के बाद हिंदू एवं मुसलमान एक नहीं हो पाते। इन दोनों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक प्रतिमा बनी हुई है। और तीसरा पॉइंट है देखिए हमारे पास कि सामाजिक सांप्रदायिकता का अंतर केवल ना एक धार्मिक समुदाय के प्रति उपेक्षा विरोध एवं हिंसा का भाव उत्पन्न होता है जबकि दोनों के बीच देखिए हिंसा का माहौल बन जाता है। फिर सांप्रदायिकता चरमवादी होती है जिसमें अनुकूलन एवं समझौते का प्रयास जो होता है वो अभाव रहता है। फिर सांप्रदायिकता में जो भय का जो समावेश रहता है वो भी बना हुआ रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा कि जातिवाद में अलगाव का क्या अर्थ है। तो अलगाव की भावना का सीधा अर्थ है जिसके आधार पर एक जाति दूसरे जाति से अपने को भिन्न मानती है और इस भिन्नता का नाम ही क्या है, अलगाव के नाम से जाना जाता है जाति प्रथा में। फिर परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या है। तो परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था इसका उद्भव जो है प्यार त्याग और बलिदान पारस्परिक सुरक्षा देखभाल की मधुरता से हुआ है। परिवार को ऐसे ही सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बयान करती है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का हमारा सकारात्मक पक्ष हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आत्म सात्कारण। ठीक है, आप क्या समझते हैं, सामाजिक एककरीन हो गया या समाजातीय को एक प्रक्रिया में लाना। इसे हमारे पास इसके द्वारा किसी व्यक्ति या समाज में नए शामिल हुए जो भी अधीनस्थ समूह अपनी विशेष संस्कृति को खो देते हैं और बहुत्वशाली कह सकते हैं यहाँ पर बहुसंख्यकों संस्कृति को अपना लेते हैं। आत्म संस्करण जबरदस्ती से करवाया जा सकता है और ये ऐच्छिक भी हो सकता है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया टोटल नंबर क्वेश्चन 15। इसके बाद देखिए कुछ और सवाल है जो आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में सवाल पूछेंगे। तो चलिए उन सवालों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। की संख्या कितनी, स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले जो भ्रूण हत्या चलता था, भ्रूण हत्या में आपको मालूम होगा अभी के सेंसस नहीं है, ये 2011 के सेंसस जनसंख्या बता रहा हूँ। वहाँ पर 1000 में शायद लगभग 924 महिलाएं थी, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष थे तो उनमें 924 महिलाएं थी। तो ये उस टाइम का डाटा था क्योंकि भ्रूण हत्या जैसे हम लोग फीमेल फर्टिसाइड के नाम से जानते हैं वो बहुत ज़्यादा होता था। फिर सरकार ने इसे कंप्लीटली बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। तो उसके बाद अगर अभी हमारे पास वर्तमान का डाटा देखा जाए तो 1000 में शायद 1012 या फिर 1013 महिलाएं हैं जिनका डाटा बढ़ चुका है। तो यही हमारे पास देखिए फायदा होता है कि लैंगिक संतुलन
आंदोलन से लैंगिक अनुपात से हम पता लगाते हैं कि हमारे समाज में देखिए जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या वो संतुलित अवस्था में है या नहीं है, क्या डाटा है क्या नहीं, सारा का सारा हम यहाँ से प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 लिंग अनुपात का क्या अर्थ होगा वो आप लोग समझ चुके होंगे। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंपर्क के माध्यम को, देखिए हम लोग जानते हैं मास मीडिया, सुनते भी लेकिन क्यों कहते हैं, कारण आपको बताना है। जनसंख्या हम लोग जो जानते हैं मास कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है, जनसंपर्क कम्युनिकेशन को हम लोग मास क्यों कहें, तो इसके देखिए जनसंपर्क के बहुत सारे साधन होते हैं, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म हो गया, बहुत सारा। इसीलिए हम लोग इसे मास मीडिया कहने का मतलब हमारे पास क्या है, क्योंकि एक साथ बहुत बड़े संख्या में दर्शक श्रोता सुनने वाले पाठकों तक एक बड़े लेवल तक पहुंचता है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, ये मास मीडिया कहलाता है जनसंपर्क के माध्यम को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखिए तिभागा आंदोलन क्या था। तो ब्रिटिश काल में एक आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण हुआ था जिसे विभाग या तिभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंगाल पहले प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इसका प्रमुख क्षेत्र था। यह आंदोलन लगभग 1946 से 1947 के बाद में हुआ था। यह आंदोलन जो था वो बटाईदारों का था, जो फसल का बोलते थे कि वो 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, ना कि आधा या इससे भी कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। इसमें A.R. देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इसने क्या कर लिया, एक राजनीतिक रंग ले लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। फिर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप देखिए क्या मतलब समझते हैं, ये हमें बताना है। तो औद्योगिकरण का संबंधी होता है, देखिए यांत्रिक उत्पादन यानी मशीनों का उत्पादन के उदय से होता है। यह शारीरिक शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प हो गया, विद्युत हो गया, इस पर ही निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रौद्योगिकी की उन्नति की वह प्रक्रिया है जो सामान्य उपकरणों से चलने वाले जो घरेलू उत्पादन से लेकर इसे बड़े लेवल तक कारखानों के उत्पादन तक ये संपन्न कर पाता है। तो ये हमारा औद्योगिकरण होता है। फिर अगला आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सामाजिक विषमता क्या है। तो प्रत्येक समाज में देखिए कुछ लोगों के पास धन, संपत्ति, स्वास्थ्य शक्ति जैसी मूल्यवान शक्ति जब दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर अवसर की विषमता भी पैदा हो जाती है। तो जो एक समान विकास यहाँ मौका नहीं दे पाता, यही जो हमारे पास कहलाती है, तो ये सामाजिक विषमता कहलाती है। और यह विषमता व्यक्तिगत कारकों के कारण नहीं होती है। सामाजिक संसाधनों तक व्यक्ति की जो गैर बराबर पहुंच की एक पद्धति समाज में निर्मित हो जाती है, और यही देखिए लास्ट में क्या होता है, सामाजिक विषमता का रूप ले लेती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। और दोहरी नागरिकता आप जानते होंगे क्या होता है। हमारे भारत में एकल नागरिकता सिस्टम चलता है, मोस्टली देशों में देखिए कुछ कुछ देशों में चलता है जहां दोहरी नागरिकता दी जाती है। जैसे देखिए क्या है, दोहरी नागरिकता मतलब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जब हमारे संविधान या कानूनी अधिकार है या किसी भी राज्य विशेष के नागरिक को एक समय में क्या करता है, एक ही समय में किसी दूसरे राज्य या फिर किसी दूसरे देश में क्या नागरिक बने रहने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए इस कानून के तहत अगर यहूदी जाति के जो लोग अमेरिका लोगों को एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों रहने की या नागरिकता यहाँ पर लोगों को प्रदान की गई है। तो ये होता है हमारे पास डुअल सिटीजनशिप, आप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में याद रखिए एकल नागरिकता चलती है। जैसे अभी चर्चित में आप जानते हैं अक्षय कुमार, उन्होंने कनाडा का लेकर रखा हुआ एकल नागरिकता, वहाँ की सिटीजनशिप लेकर रखा हुआ। लेकिन अगर उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो वहाँ की नागरिकता उन्हें पहले छोड़नी पड़ेगी, तभी उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज उन्हें भारत की नागरिकता यहाँ पर नहीं मिलेगी। फिर देखिए हमारे पास जनसंख्या की लाभांश का क्या अर्थ होता है, यह हमें बताना है। तो विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के सुधार से प्राप्त जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि के कम होने की जो जनसांख्यिकी होती है उसे हम जनसांख्यिकी लाभांश के नाम से जानते हैं। यह लाभांश पिछले दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था की तरह आज के जो आयरलैंड की भांति भारत को भी मिलना क्या हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, यही हमारा राष्ट्रवाद है। अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, आमतौर पर भावनात्मक प्रतिबद्ध राष्ट्रवाद होता है। हर हाल में, हर मामले में राष्ट्र को, हमारे देश को देखिए सर्वोपरि रखना, उस कोई पक्ष में उसे झुकने नहीं देना, यही राष्ट्रवाद की पहचान होती है। यह विचारधारा की भाषा धर्म, इतिहास, प्रजाति, संस्कृति आदि की समानता समुदाय को विशिष्टता प्रदान करती है। राष्ट्रवाद का देखिए मूलधार यही होता है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास रियतवाड़ी एक पूछा जाता है हिस्ट्री में, मालवाड़ी सिस्टम। तो औपनिवेशिक शासन में जब कॉलोनियल पीरियड था तो रेतवाड़ी व्यवस्था भूमि से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने मद्रास में रेतवाड़ी प्रथा लागू की, जिसमें क्या हुआ, तेलुगु भाषा में रेत का अर्थ होता है कृषक। इसके अनुसार किसान जमीन के मालिक होते हैं। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक की क्या करते, टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था, और यही क्या था हमारे पास, तो रेतवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा सॉप ओपरे का क्या अर्थ है। तो ये इंग्लिश वर्ड है बेसिकली। तो सॉप ओपरा जो होता है कहानियों की लड़ी, या फिर कह सकते हैं जब धारावाहिक प्रदर्शन है, यह लगातार चलती है, अलग अलग कहानियां चलती रहती है और विभिन्न प्रकार के प्रकट होते और गायब हो जाते हैं, पर
स्वयं सोप तक का कोई अंत नहीं होता जब तक उसे पूरा प्रसारण से नहीं वापस लिया जाता है। सोप ओपरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभव को यहाँ पर सुपरिचित हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है, देखिए खदान एक्ट 1952 का परिचय दें। तो बताया जाता है कि केवल कोयले की खान में 5.5 लोग काम करते थे, उनकी कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा आदि बिंदु सरकार द्वारा देखिए एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था खदान एक्ट 1952, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। यदि वो निर्धारित अवधि से कुछ कार्य काम करेगा तो उसे घंटे के हिसाब से कुछ अलग भुगतान दिया जाएगा। खुद जो खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियमों का भी देखिए कुछ यहाँ पर पालन होना चाहिए। फिर देखिए अभी हमने पढ़े थे जनसांख्यिकी लाभांश पढ़े थे। अब हमें देखिए पूछा गया यहाँ पर कि जनसांख्यिकी होता क्या है। तो जनसांख्यिकी डेमोग्राफी की जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। डेमोग्राफी को यूनानी भाषा के दो शब्द से बना, एक डेमोस और एक ग्राफिन। पहले शब्द का तात्पर्य होता है मतलब जनसंख्या से और दूसरे का मतलब विवरणात्मक विज्ञान से। इस प्रकार जनसंख्या और उससे संबंधित वस्तुओं के जो तार्किक और व्यवस्थित जो अध्ययन है यही क्या कहलाता है हमारे पास जनसंख्या की। फिर हमारे पास हो गया महिलाओं की शिक्षा के संबंध में देखिए समाज सुधारकों के क्या विचार थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे समाज में सुधार आंदोलन में दौर में महिलाओं की रक्षा शिक्षा के बारे में भी व्यापक बहसें छिड़ी। सबों ने एकमत होकर यह माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अवश्य जरूरी है, एकदम आवश्यक। ज्योतिबाई फुले ने तो पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय भी खोल दिया। कुछ लोगों का विचार था कि आधुनिकता के पहले भी महिला शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन बहुत से विचारों ने इनका खंडन किया कि महिला शिक्षा कुछ विशिष्ट अधिकार समूह को प्राप्त था। इस तरह परंपरावादी एवं आधुनिकवादी दोनों ने महिला शिक्षा की अनिवार्यता को देखिए पूरा क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। मुस्लिम समाज सुधारकों ने कई आधुनिक तत्वों पर्दा प्रथा का पुरजोर विरोध किया और स्त्री शिक्षा के प्रसार की वकालत भी की। 19वीं शताब्दी में देखिए क्या हुआ कि समाज सुधार आंदोलन में प्राय सभी जो थी वो स्त्री शिक्षा के हिमायती में कह सकते हैं, सपोर्ट में यहाँ पर थे लोग। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए रोजगार के 3 प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो यहाँ पर जीने के लिए देखिए प्राथमिक क्षेत्र में काम हो गया कृषि और खदान करना, द्वितीय क्षेत्र में आ गया उत्पादन करना, निर्माण करना और उपयोगिता, तृतीय क्षेत्र में आ गया व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवा इत्यादि। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है देखिए यहाँ पर कि झारखंड के पृथक निर्माण के लिए जो आंदोलनकारी नेताओं ने कौन कौन से मुद्दे देखिए बताए थे। क्या झारखंड को बिहार से क्या अलग करने की कुछ क्राइटेरिया तो थी, क्या कारण थे। तो भूमि का अधिग्रहण, बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना और गोलीबारी क्षेत्र आदि के लिए वो थे। रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्रवाई के लिए सरकारी कैंप का बंद किया जाना। फिर ऋण हो गया किराया, सहकारी विभागों से प्राप्त कर्जों की वसूली का प्रतिकार होना, वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण का निरंतर बहिष्कार होना और सम्यक विकास का नहीं होने तक भेदभाव की नीति का यहाँ पर प्रतिरोध किया जाता था। तो ये टोटल मैंने आपसे बच्चों ये थे क्लास 12 सोशियोलॉजी के देखिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सवालों को नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो मैं जल्द से जल्द आप सभी बच्चों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चैनल में मिलता रहे। और चैनल पर आकर देखिए चेक करते रहिएगा कि शायद जब वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास ना पहुंच पाए, तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्यों यूट्यूब है नोटिफिकेशन कब भेजता है कब नहीं भेजता कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और इसी तरह सोशियोलॉजी का और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।